वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और भाई आज फाइनली वो दिन आ चुका है, काफ़ी बड़ा दिन है। आज डेट है 8 सितंबर की। तो भाई आज रात को सुपरस्टार स्पेक्टिकल होने वाला है, इंडिया के अंदर इवेंट होने वाला है और भाई काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। तो भाई इस इवेंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर के बारे में बात करते हैं, जो कि आज ऑफिशियली लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इन हिस्ट्री बन चुके हैं। तो 454 डेज की जो टोंकी टोंक मैन की रेन थी उसको गुंथर ने फाइनली बीट कर दी है और अब उनको चैंपियन बने हुए 455 डेज हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गुंथर। और अब इनकी ये जो रेन है ये कितनी लंबी जाने वाली है और कौन फाइनली वो बंदा होगा जो कि उनको डीथ्रोन करेगा, वो भाई काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अब हम सुपरस्टार स्पेक्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले तो आप सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। तो भाई कितनी मस्त पिक्चर्स आई हैं। और भाई सैमी ज़ेन तो यहाँ पर कोई बंदा है उसके साथ भाई उसको गोदी में पता नहीं उठा रहे हैं, भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो भाई काफ़ी ये फ़नी पिक्चर्स हैं। उसके अलावा भाई एक स्टार जिसको आप सब मिस करेंगे, मतलब जो भी भाई सुपरस्टार स्पेक्टिकल देखने जा रहा है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बैकी लिंच की। तो भाई बैकी लिंच पहले आने वाली थी और भाई एक फ़ैन है जिसने ओपन लेटर भी लिखा था बैकी लिंच को। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितना लंबा लेटर लिखा है। और भाई यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर था दी मैन बैकी लिंच से और वो उनको मिलना चाहता था, लेकिन भाई बैकी लिंच अब आ नहीं पाएंगी क्योंकि भाई आप ट्वीट यहाँ पर देख सकते हैं बैकी लिंच की। तो भाई उनका जो पासपोर्ट है उसके अंदर कुछ टीयर था और उसकी वजह से उनको मतलब के फ़्लाइट पर भाई नहीं लाया गया और अब वो इंडिया में नहीं आ रहे। तो भाई इस बात के लिए वो अपोलोजाइज़ भी कर रही हैं अपनी ट्वीट में। तो भाई जो लोग बैकी लिंच को देखने के लिए आ रहे थे तो भाई बैकी लिंच नहीं आ रही, लेकिन भाई इस बात के ऊपर उनको भी अफसोस है और इसलिए भाई वो सॉरी भी कह रही हैं। अगली सॉरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये आप देख सकते हैं इस वक्त लास्ट 10 रॉयल रंबल विनर्स जो कि भाई रेसलमेनिया में जिनको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली। और भाई इनमें से 7 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइटल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं लिया, मतलब वो हार गए। सिर्फ 3 बंदे इस लिस्ट में हैं जो कि जीते थे, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रोलिंस एंड रैंडी ऑर्टन। उसके अलावा भाई काफ़ी बड़े नाम है इस लिस्ट के अंदर और ये सब हार गए थे, इंक्लूडिंग द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज, उसके अलावा ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड। तो भाई काफ़ी बड़े बड़े ये स्टार्स हैं। तो भाई लास्ट 10 में से सिर्फ 3 बंदे सक्सेसफुल हुए हैं। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या अगले साल ये चीज़ें जो हैं भाई कुछ मतलब के हो पाती हैं और क्या रॉयल रंबल का विनर चैंपियनशिप जीत पाता है। तो भाई ये चीज़ हमें नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं भाई ब्रॉन ब्रेकर का मैंने आपको वो इंसिडेंट बताया था जो कि उन्होंने NXT पे किया। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि काफ़ी कम बंदे ऐसे थे जिनको इस चीज़ के बारे में पता था, इस स्पोर्ट के बारे में पता था। और भाई यहाँ पर अगर आप बुकर टी को देखें जब ये स्पोर्ट हुआ तो बुकर टी के जो रिएक्शन है उससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद बुकर टी को भी इसके बारे में नहीं पता था और इसी की वजह से भाई कमेंट्री टेबल से कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए जो कि यूजुअली NXT में या WWE में भाई यूज़ नहीं किए जाते। तो भाई बुकर टी के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि शायद उनको नहीं पता था। और उसके अलावा आप भाई रेसलिंग जर्नलिस्ट की ये ट्वीट देखें जो कि भाई बता रहे हैं कि शायद भाई कोई अरेस्ट वारंट भी निकाला गया ब्रॉन ब्रेकर के लिए। अब पता नहीं भाई इसके अंदर कितनी सच्चाई है और क्या ये ट्वीट भाई वाकई में कोई ऑथेंटिक भी है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि भाई ऑथेंटिक होगी, मतलब कि सारी चीज़ें जो है भाई स्टोरी लाइन ही होगी। ऐसा नहीं होता भाई WWE में कि भाई आप किसी की जान ले लो। तो भाई वो हो सकता है भाई एंगल कुछ मतलब कि गलत हो भी सकता है कि हो गया ब्रॉन ब्रेकर से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई कोई अरेस्ट वाली चीज़ जो है वो हुई होगी। तो देखते हैं बहरहाल भाई ब्रॉन ब्रेकर के साथ क्या होता है। भाई वैसे तो आ रहा था रिपोर्ट में कि वो सुपरस्टार स्पेक्टिकल में भी आ रहे हैं, तो पता नहीं भाई अभी रिसेंट में कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं गया क्योंकि भाई उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो अभी सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी उनके जो इंडिया का स्टेटस है उसके बारे में मैंने तो भाई कोई रिपोर्ट नहीं सुनी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ब्रे वाइट की जो मास्क है भाई उसकी मर्चेंडाइज फिर से वापस आ चुकी है। तो भाई ऐसा बताया गया है कि भाई कुछ दिनों पहले WWE ने जो मास्क है भाई उसकी कुछ लिमिटेड एडिशन निकाले थे और भाई वो मिनट्स के अंदर अंदर ही सोल्ड आउट हो गए। और उसके बाद भाई WWE ने अब दोबारा से जो मर्चेंडाइज है उसको वो ले आए हैं। भाई फ्यूचर में भी WWE जो ब्रे वाइट है उनकी मर्चेंडाइज को इसी तरह से लाती रहेगी। तो भाई ब्रे वाइट एक ऐसा नाम है जिसको भाई फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और यही रीज़न है कि उनकी जो मर्चेंडाइज है वो काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो रही है। अगली स्टोरी CM पंक से जुड़ी है और भाई रेसलिंग ब्लॉग की आप ये ट्वीट देख सकते हैं। और भाई जैसा कि हमें पता है कि भाई इस साल मतलब कि इस साल यहाँ पे पिछले साल की बात है जब CM पंक मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में आए थे बैक स्टेज पे, फिर रेसलिंग ब्लॉग का ऐसा कहना है कि ज़रूर भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मेंशन किया ही गया होगा कि अगर भाई CM पंक वापस आना चाहते हैं WWE के अंदर। तो देखते हैं बहरहाल भाई जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या CM पंक हमें WWE में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं भाई मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप की बात करते हैं। तो भाई शो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और जो व्यूवरशिप है वो आई है 1.704 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई मंडे नाइट रॉ के हिसाब से
ये ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं मंडे नाइट रॉ की इतनी ही व्यूवरशिप आती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेंस से तो WWE कमा रही है और अब भाई रोमन रेंस का उन्होंने टेडी बियर भी निकाल दी है। तो भाई ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये टेडी बियर है और भाई इसकी पैंट वगैरह सारा भाई रोमन रेंस की तरह इसको ड्रेसअप किया गया है और लिखा भी है रोमन रेंस ड्रेस्ड अप प्लस बियर। तो भाई पता नहीं इसकी प्राइस कितनी है, भाई काफ़ी ज़्यादा ही होगी। भाई WWE की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई रोमन रेंस से किस तरह से जो WWE वाले हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कर्ट एंगल ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। अब कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। तो भाई रिसेंटली कर्ट एंगल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाई अभी WWE और AEW दोनों में काफ़ी अच्छे स्टार्स हैं, लेकिन अगर हम उनको एटीट्यूड एरा से कंपेयर करें तो भाई वो इसके नज़दीक भी नहीं आते। उन्होंने कहा कि भाई एटीट्यूड एरा एक ऐसा एरा था जब भाई आप कोई भी स्टार को उठा लो, चाहे वो मिड कार्डर है, चाहे भाई वो टॉप का सुपरस्टार है, तो भाई किसी को भी आप उठा लो तो भाई वो सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। लेकिन आज की WWE में जो मिड कार्डर हैं वो इतने अच्छा काम नहीं करते, सिर्फ जो टॉप स्टार है उन्हीं के ऊपर सारी लाइमलाइट होती है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई सब कुछ जो काम है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन भाई जिस तरह का एटीट्यूड लेवल था उस लेवल का नहीं है। तो भाई आप कर्ट एंगल की स्टेटमेंट से कितना एग्री करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जॉन सीना के बारे में बात करते हैं तो भाई रेसल ओपीएस का ये आप ट्वीट देख सकते हैं जहां पर वो फैक्ट बता रहे हैं कि भाई WWE की हिस्ट्री के अंदर जो रेसलमेनिया हुए हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओवरऑल PPV बाइज हुए हैं जितनी भी रेसलमेनियाज में, उन सब में जॉन सीना ने कम्पीट किया है। और भाई यहाँ पर ना तो वो मेन इवेंट में होते थे, यहाँ पे WWE चैंपियनशिप के मैच के अंदर होते थे और नीचे उन्होंने बाइज लिखे भी हुए हैं भाई कितने बाइज यहाँ पर आए। तो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जॉन सीना है वो भाई कितने बड़े स्टार हैं और कितना फ़ायदा वो दिलवाते हैं WWE को, और आगे भी वो फ़ायदा दिलवाते रहेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्या एक ऐसी फ्यूड हमें 17 साल बाद देखने को मिलने वाली है। तो भाई सबसे पहले आप ट्वीट यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ैन की जिसने रॉब वैन डैम और जॉन सीना की पिक्चर लगाई है, और भाई इसी को इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर रॉब वैन डैम ने खुद भी लगाया है। वैसे भाई ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें बताया कि भाई RVD फिलहाल AEW में है। अब भाई उनके कॉन्ट्रैक्ट का मुझे नहीं पता कि क्या कहीं उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है यहाँ पर, अगर किया है तो भाई कितना है, लेकिन भाई इसके बारे में मुझे पता कुछ नहीं है। लेकिन भाई जॉन सीना के साथ ये पिक्चर लगाना तो शायद वो जॉन सीना को याद कर रहे हैं यहाँ भाई, कुछ तो भाई इनका कोई चक्कर है। तो भाई ये ट्वीट भी मुझे लगा भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ब्रे वाइट के बारे में काफ़ी स्वीट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो कि नटालिया ने रिवील किया। तो भाई नटालिया की अगर आपको एज पता हो तो भाई वो 41 ईयर्स की हैं और जो ब्रे वाइट थे भाई वो 36 ईयर्स के थे। तो भाई यहाँ पर जो नटालिया हैं भाई उन्होंने सबसे पहले तो ये पिक्चर्स लगाई अपने ट्विटर पर, और भाई ये बच्चा जो कि गोद में है ये कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि ब्रे वाइट हैं। तो भाई नटालिया ने यहाँ पर लिखा कि भाई जब ब्रे वाइट की ये तब की तस्वीर है जब वो 1 महीने का था और मैं भाई तब 5 साल की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके साथ आए थे, और उन्होंने यहाँ पर लिखा कि भाई तब मैं 5 साल की थी और भाई उसके बाद कितने सालों के बाद भाई हम दोबारा से हमें काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि भाई एक दफ़ा जो विंदम है वो बैटमैन की तरफ आया, बैटमैन की तरह भाई बन के आया था। और उन्होंने यहाँ ये भी लिखा है इट्स रियल टू थिंक अबाउट विंदम बीइंग गॉन बट आई एम स्टिल प्राउड टू नो हिम, कि मैं वही वो काफ़ी ज़्यादा शौक में है कि भाई विंदम जा चुके हैं, लेकिन भाई उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ के ऊपर कि उनको उनके साथ जो है मतलब काम करने का, और उसके अलावा भाई इस तरह से जो मोमेंट्स है उनको शेयर करने का मौका मिला। नीचे वो ये भी लिखते हैं मोर देन व्हाट ही कंट्रीब्यूटेड टू द रेसलिंग बिजनेस व्हिच मैं मैसिव ही वाज अ ग्रेट पर्सन वी विल नेवर फॉरगेट यू। भाई रेसलिंग इंडस्ट्री में तो उन्होंने जो भी किया वो किया, लेकिन उसके बाद उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और भाई लोगों के साथ वो मिलजुल के रहते थे और लोग उनकी तारीफ़ आज भी करते हैं। तो भाई ब्रे वाइट के बारे में ऐसी चीज़ें हमें उनके जाने के बाद पता लग रही हैं कि भाई वो कितने एक्चुअल में स्वीट थे और किस तरह से भाई जो बैक स्टेज है वहाँ पर वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे। भाई ये एक स्वीट सी स्टोरी थी जो कि नटालिया ने रिवील की। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।